Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. So in last class we have done punctuation, which was related to grammar focus of unit 3 grandpa's lesson, and today we will work on writing focus, the last topic of this chapter, and after that your unit 3 will end. Okay, so the question is, write a story using the following elements of a story writing. आपने स्टोरी राइटिंग करनी है इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। एलिमेंट्स क्या हैं? 3 चीज़ें दी गई हैं हमें, बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग, करेक्टर्स, सेटिंग। अब बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग में क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी फॉलोज अ पैटर्न विद अ बिगनिंग, मिडल एंड एन एंडिंग। किसी भी स्टोरी का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो उसको लिखने का तरीका होता है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो कि उसका स्टार्ट है, उसका मिडल है और उसकी एंडिंग है। करेक्टर्स, पीपल एंड एनिमल्स इन द स्टोरी। जो लोग या जो भी करेक्टर्स उस स्टोरी में इन्वॉल्व हैं उनकी बात करते हैं। और सेटिंग, इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन एंड वेयर एन इवेंट टुक प्लेस। ये उस टॉपिक के हवाले से या जो भी बात आप कर रहे हो, जो स्टोरी आप लिख रहे हो, उसके हवाले से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बयान कर रहा होता है कि कब, कहाँ और कैसे ये पूरा मामला पेश आया। सो नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट स्टोरी आपने कैसे लिखनी है। सेम वही प्रोसीजर आप लॉन्ग स्टोरी में भी यूज़ करेंगे। टेल्स अबाउट अ सिंगल इवेंट और एक्सपीरियंस, फिक्शनल, नॉट ट्रू, 500 to 15,000 वर्ड्स इन लेंथ, इट हैज़ अ बिगनिंग, मिडल एंड एंड, क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर, includes all of the parts of plot, introduction, conflict, rising action, complications, climax and resolution. So शॉर्ट स्टोरी में एक इवेंट और एक्सपीरियंस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फिक्शनल होती है, सच्ची नहीं होती, यानी कि हम अपनी तरफ से बयान कर रहे होते हैं। मे बी आप अगर अपनी कोई स्टोरी बयान कर रहे हैं तो वो रिकाउंट में चली जाएगी। 500 से 15,000 वर्ड्स की भी होती है, यानी कि लोग पूरी पूरी बुक्स भी लिख देते हैं। इसमें बिगनिंग होती है, मिडल होता है, एंड होता है। इम्प्रेशन जो है वो आपने ऐसी स्टोरी लिखनी होती है कि पढ़ने वाले पर एक इम्प्रेशन रह जाए कि मतलब मज़ा आ गया पढ़ के, इतना टाइम जो हमने स्टोरी को पढ़ने में लगाया वो हमारा वेस्ट नहीं हुआ। इसमें तमाम पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें जो प्लॉटिंग होती है उसमें इंट्रोडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई, बहस, राइजिंग एक्शन यानी कि मसाइल जो पेश आ रहे होते हैं वो, इसका क्लाइमैक्स होता है और रेजोल्यूशन होता है। लेट्स सी एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी क्या हैं जी। सबसे पहले है सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स, रेजोल्यूशन, थीम एंड पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। एवरी स्टोरी नीड्स कैरेक्टर्स। ठीक है, हर स्टोरी में कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है, जो कि पीपल, एनिमल्स और क्रिएचर्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि एनिमेटेड क्रिएचर्स हों, इंसान हों, जानवर हों, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। शॉर्ट स्टोरी वोकैबुलरी, प्रोटैगोनिस्ट, द हीरो, लीडर ऑफ अ कॉज, द गुड गाय, बैटमैन एंड द प्रोटोगोनिस्ट इज़ द गुड गाय। हीरो जो होता है आपका स्टोरी का, या वो बंदा, ज़ाहिर जब हम स्टोरी लिख रहे होते हैं हम उसको बिल्कुल एक तर्ज में तो नहीं लिखने लग जाएंगे ना। उसमें हम एक विलन के बारे में बताते हैं, एक हीरो के बारे में बताते हैं, उनकी आपस में लड़ाई के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये पूरी हमारा क्या होता है कि स्टोरी का एक पार्ट बन जाता है। कुछ हम मोरल स्टोरीज़ लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास आ गया एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? द अपोजिंग फोर्स, जो हीरो के ख़िलाफ़ होती है। द बैड गाय, जोकर। जैसे बैटमैन में आप बैटमैन को हीरो कहते हो और जोकर को विलन कहते हो, बिकॉज जोकर इज़ अ बैड गाय, लेकिन बैटमैन इज़ अ गुड गाय, सो इट मीन्स दैट गुड गाय इज़ अ हीरो एंड बैड गाय इज़ अ विलन फॉर अस। द एंटागोनिस्ट इज़ द बैड गाय और फोर्स, कोई बुरी फोर्स या फिर कोई बुरा इंसान। ओके, फिल्म, प्रोटैगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट।
आपने फिल्म के मुताबिक ये बताना है कि इन मूवीज़ में प्रोटैगनिस्ट कौन था या एंटागनिस्ट कौन था। लाइक इन सिंड्रेला जो थी वो गुड गर्ल थी, सो शी वॉज अ हीरोइन। लायन किंग में स्कार एंटागनिस्ट था बिकॉज ही वॉज अ बैड गाय। द लिटिल मरमेड में एरियल जो है वो प्रोटैगनिस्ट थी, हीरोइन थी। जैक एंड द बीन स्टॉक में जैंट जो था वो एंटागनिस्ट था बिकॉज ही वॉज अ बैड गाय। ओके, बैड फोर्स या बैड गाय, गुड फोर्स या गुड गाय, ये प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट यानी कि हीरो या विलन होते हैं। आंसर्स देख लें, दीज आर द आंसर। तो सिंड्रेला में जो स्टेप मदर होती है, शी वॉज अ बैड गाय, बैड विमेन, तो वो क्या थी, एंटागनिस्ट यानी कि उसकी विलन थी। शॉर्ट स्टोरी वोकैबुलरी में कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें, इज़ हाउ वी लर्न अबाउट अ कैरेक्टर, वी लर्न देम थ्रो हाउ दे लुक, हाउ दे एक्ट, व्हाट दे डू, व्हाट दे से, हाउ अदर कैरेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू दैम एंड फील अबाउट दैम। कैरेक्टराइजेशन में अगर हम कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो उसका तरीका ये है कि हम वो कैसा दिखता है कैरेक्टर हमारा, वो क्या करता है, एक्ट कैसे कर रहा है या क्या कर रहा है स्टोरी में, वो क्या कहता है, और दूसरे कैरेक्टर्स उसके बारे में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या फील करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें हमारे कैरेक्टर्स के बारे में बताती हैं। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, व्हेन द नरेटर टेल्स यू डायरेक्टली अबाउट अ कैरेक्टर, मोली इज़ अ ब्रेड। जब लिखने वाला आपको डायरेक्टली कैरेक्टर के बारे में बता रहा हो। Indirect characterization shows you a character's traits through their actions or dialogues. Molly came into the kitchen and slammed down her backpack and said, "I don't care what you say. You are not the boss of me, Mrs. Mini Pants." Show don't tell, it is much more fun. Now, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन का मतलब ये होगा, मोली इज़ ब्रेड, मतलब मोली गुस्से में थी या उसने बड़े गुस्सीले अंदाज में बिहेव किया। ये डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होगी कि कैरेक्टर राइटर ने डायरेक्ट बता दिया। इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या हुआ, इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में जो राइटर है वो हमें डायलॉग्स और एक्शंस के थ्रू बताएगा कैरेक्टर के बारे में। लाइक मोली किचन में आती है, जोर से दरवाजे को बंद करती है, अपना बैकपैक फेंकती है और कहती है, मैं नहीं जानती तुमने जो कुछ कहा, तुम मेरे बॉस नहीं हो मिसेस मिनी पैंट्स। शो डोंट टेल, इट इज़ मच मोर फन। सो ये हमें मज़ीद मज़ा देता है जब हम कैरेक्टर्स को इनडायरेक्टली डिफ़ाइन करते हैं, थोड़ी डिटेल देते हैं, तो ये और अच्छा लगता है हमें सुनकर। Setting tells the reader where and when the story takes place. You need to identify the people, places, times and objects involved. Use sensory details and figurative language to create a vivid picture with your words. रीडर को ये बताता है कि कहाँ कब स्टोरी पेश हुई। यू नीड टू आइडेंटिफाई, अब हमें आइडेंटिफाई करना है लोगों को, जगह को, वक्त को और ऑब्जेक्ट्स को कि कौन कौन या किस तरीके से इन्वॉल्व था, क्योंकि सेटिंग ने हमें बता दिया स्टार्टिंग में ही कि भाई इस तरीके से एक गांव में एक किसान रहता था और इस स्टार्टिंग हो गई उसकी, हमें पता चल गया भाई स्टोरी कहाँ पेश आई है, गांव में पेश आई है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हम कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, जगह के बारे में, वक्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। यूज सेंसरी डिटेल्स एंड फिगरेटिव। अच्छा, एक अच्छी पिक्चर देने के लिए स्टोरी की हम क्या करेंगे, हम ऐसी डिटेल्स देंगे जैसे पढ़ने वाला खुद इस स्टोरी को देख रहा हो या इसमें इन्वॉल्व हो। लैंग्वेज ऐसी यूज़ करेंगे कि पढ़ने वाला अपने आप को उस स्टोरी का पार्ट समझे। द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी इज़ द सेटिंग। वक्त और जगह स्टोरी की सेटिंग कहलाती है कि कब और कहाँ स्टोरी स्टार्ट हुई या कैसे स्टार्ट हुई। Plot, a series of events through which the writer reveals what is happening to whom and why. सीरीज़ जो होती हैं इवेंट्स की, तरतीब जो होती है जिससे राइटर ये रिवील करता है कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ और क्यों हुआ। पार्ट्स ऑफ प्लॉट में इंट्रोडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट,
कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन शामिल हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द प्रॉब्लम इन द स्टोरी दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहानी में मौजूद मसला होता है जिसे हल करने की ज़रूरत होती है। इन अ शॉर्ट स्टोरी दिस विल नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट स्टोरी में ये इतना संगीन नहीं होता, यानी कि आप कोई भी छोटा सा मसला पेश करेंगे और आप बताएंगे कि आपने उसको हल कैसे किया, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ग्रेट स्टोरीज हैव एन इंट्रिगिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बेहतरीन स्टोरीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी बड़े अच्छे अंदाज में बयान किए जाते हैं। मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस नेचर एंड मैन वर्सेस सोसाइटी। सो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। नीचे आपको मैन वर्सेस मशीन और मैन वर्सेस हिमसेल्फ भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को डिफरेंट वेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। A hint about what will happen next is called foreshadowing। जो हम हिंट देते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है वो कहलाता है foreshadowing। Like for example, if you hear the Jaws theme music, then you know someone's about to get eaten। जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, ठीक है, और हमें जबड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, शार्क के आवाज़ सुनाई देती है, जोस की खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, थीम म्यूज़िक सुनाई देता है उसका, हम समझ जाते हैं यार कि अब शार्क जो है वो किसी ना किसी को खाने वाली है। तो ये कहलाता है फोरशैडोइंग, कि हिंट मिल जाती है हमें अब आगे क्या होने वाला है। When the action comes to its highest point of conflict and usually when the story can go either way। क्लाइमैक्स जो है वो स्टोरी के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट हमने बयान किया है उसका हाईएस्ट पार्ट होता है। यानी कि अगर मैंने कॉन्फ्लिक्ट बयान किया और मैं उसके बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई हूँ, दो लोगों की लड़ाई हुई, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया स्टोरी में कि किसान और उसके बेटे की लड़ाई होती है जायदाद के हवाले से। लड़ाई के दौरान किसान कुल्हाड़ी लेकर अपने बेटे के सर पे दे मारता है, तो ये जो सर पे दे मारा उसने, ये क्या हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद उसका बेटा मर गया। सो दिस इज़ द क्लाइमैक्स। द क्लाइमैक्स इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। क्लाइमैक्स किसी भी कहानी का बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट होता है। Resolution: the story's action after the climax until the end of the story, the conclusion of the story। रेजोल्यूशन किसी भी कहानी का कंक्लूजन होता है, एंड होता है क्लाइमैक्स के बाद, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसान कुल्हाड़ी उठाता है और अपने बेटे के सर पे दे मारता है, उसका बेटा ज़ख्मी हो जाता है, किसान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसकी बहुत देखभाल करता है, और जब बेटा ठीक होता है तो उसे घर ले आता है। ये इसका कंक्लूजन हो गया, एंड हो गया, ठीक है। थीम: द मैसेज द राइटर इंटेंड्स टू कम्युनिकेट बाय टेलिंग द स्टोरी। मैसेज जो राइटर बताना चाह रहा है, यानी कि स्टोरी के ज़रिए जो बात सिखाना चाह रहा है राइटर, वो उस कहानी का थीम कहलाएगा। मोस्टली जो कहानी का नाम भी होता है वो उसके थीम को बयान कर रहा होता है। पॉइंट ऑफ व्यू: द पोजीशन ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट द राइटर सीज फ्रॉम दैट वेंटेज पॉइंट। जो राइटर की पोजीशन होती है, यानी कि जब वो राइटर स्टोरी लिख रहा होता है, नरेटर, तो वो क्या सोचकर स्टोरी लिख रहा है, या वो उस कहानी को किस नज़रिए से देखता है। मैं जिस तरह किसान वाली कहानी की मैंने बात की है, तो मैंने वो कहानी ये सोचकर लिखी थी कि इससे हमें रिलेशनशिप की अहमियत का अंदाज़ा होगा, हमें ये पता चलेगा कि गुस्से में इंसान को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, ठीक है, यानी कि नरेटर अपने पॉइंट से उस कहानी के बारे में क्या सोच रहा है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। चूज़ फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन लिमिटेड और थर्ड पर्सन ऑमनीसेंट, यानी कि आप फर्स्ट पर्सन को यूज़ करें या लिमिटेड थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे। चाहे आप रीडर हैं या राइटर हैं, एक बेहतरीन कहानी इन तमाम एलिमेंट से मिलकर बनती है जिनके बारे में हमने पढ़ा। फोरशैडोइंग, प्रोटैगोनिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर्स, सेटिंग, क्लाइमैक्स, पॉइंट ऑफ व्यू एंड एंटेगोनिस्ट। शॉर्ट स्टोरी:
Great writers are able to use the elements of the short story with such precision that the reader is caught up in the action of the story. This is a mark of a good story and our goal as a writer. बेहतरीन कहानियाँ जब लिखी जाती हैं तो लिखने वाला इन तमाम एलिमेंट्स को इस खूबसूरती से इस्तेमाल करता है कि पढ़ने वाला उसके एक्शन में इस कदर इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपने आप को उस कहानी का पार्ट समझता है। एक अच्छे राइटर का यही गोल होता है और यही मकसद होता है। आपका असाइनमेंट है कि आपने एक यूनिक, इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। ये तमाम एलिमेंट्स यूज़ करने हैं और डिस्कस करना है। 2 पेजों की होनी चाहिए, 20 लाइन्स कम से कम। इफ़ यू वुड लाइक अ स्टोरी मैप ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र टू हेल्प यू विद योर आउटलाइन, आई हैव देम अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको स्टोरी मैप चाहिए अपनी कहानी को लिखने के लिए तो वो मैं आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी ताकि आपको स्टोरी लिखने में मज़ीद आसानी हो जाए। नाउ आई विल शो यू एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप हेडिंग्स को यूज़ करते हुए अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टोरी की आउटलाइन को इस्तेमाल करते हुए एक कहानी लिखेंगे। वी शैल राइट द स्टोरी, सो फोकस ऑन द हेडिंग्स विच आई विल गिव आफ्टर द reading of a story. Title is Unity is Strength and introduction is Class 7A is the most popular class at Lily Valley Middle School. The class has some of the most intelligent and talented students. Ria is a fantastic singer. Anita writes brilliant short stories. And Maria is a maths whiz. These are just some of the girls whose talents would leave anyone awestruck. Although the class is filled with brilliant students, it is divided into 2 groups. One group comprises the somewhat boisterous girls of 7A and the other group comprises the calmer, quieter girls of the class. The girls in the first group constantly bicker. Each one thinks she is better than the other. This is not the case with the girls in the second group. They get along like a house on fire. When the school announces that there will be a dramatic competition, the girls of class 7A gear up for the grand event. Of course, the 2 groups of girls decide to make separate performances. I will be playing the lead actor, asserts Ria during rehearsals. She folds her arms defiantly and looks around at the other girls of her group. Fine, but I am going to wear the prettiest dress, interjects Maria. Why do I get only these lines to say? This play a joke, says Shweta. She twists her arms and promptly walks off. Since the girls in this group have flaring tempers, rehearsals do not run smoothly. Before they know it, the day of the competition has arrived. When the first group from 7A performs, things seem to be going rather well. However, Shweta soon gets annoyed and storms off stage. Jenny hesitates and then follows suit. For a moment, Ria furrows her eyebrows and stands silently. Then all of a sudden, she bursts out into song. The play has turned into a complete disaster. The second group from 7A is a more focused. All the girls
perform their roles superbly. They work together as though they were fingers of the same hand. Needless to say, it is this group out of all the others that wins the dramatic competition. The unruly girls of 7A are in a stage of shell shock. They did not expect to lose, but they realize that they do not work as a team. From that day on, they decide to cooperate with not just each other, but with all the girls of 7A. Now, 7A is the most united class of Lily Valley Middle School. There understood that united they stand, but divided they fall. So now, what is the title? Unity is strength is the title. This first line is the introduction. The paragraph given in the center is body or middle, and in last we have conclusion or ending. Now we will focus a little bit on the details, as I have explained you the elements of a story. So let's see that which elements do we have. Now the very first thing which we have is the story has been given the title Unity is Strength. Using the outline, we have created the main points of the story, and in short there is a beginning, a middle and an ending. This was given in your book. The setting is Lily Valley Middle School. पूरी स्टोरी कहाँ पर पेश आई है? लिली वैली मिडिल स्कूल में. We have also created characters that would be suitable for the story. The characters in this story are developed through descriptions, actions, dialogues, as well as behavior patterns. Okay, so dialogues, characters, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके हमने characters बनाए. जैसे Riya is very assertive. This is apparent through her words as well as the way in which she folds her arms and takes charge of things. So ज़रा प्राउडी सी थी. Okay, Shweta shows repetitive behavior when she storms off during rehearsals and storms on stage during the competition. So इसने अपना बिहेवियर ज़रा जो है वो गुस्सीला सा दिखाया. इन दोनों ने जो अपना बिहेवियर दिखाया उससे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इनकी नेचर जो है वो थोड़ी सी अलग है. सो द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी इज रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इन द कॉम्पिटिशन. क्लाइमैक्स क्या था? जब दो ग्रुप्स का कॉम्पिटिशन होता है. द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड व्हेन द फर्स्ट ग्रुप रियलाइजेज द मीनिंग ऑफ टीम वर्क. कॉन्फ्लिक्ट जो था कि वो टीम वर्क नहीं करना चाह रहे थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया. ठीक है, ये पूरी सेटिंग थी स्टोरी की. कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ कि उनको बाद में एहसास हो गया कि टीम वर्क के बगैर उनका काम नहीं चल सकता. सो दे रियलाइज दैट. ओके, वॉज द फॉर्मेट. एक पॉइंट ये भी है कि आपने क्या करना है. एक करेक्टर है, वो किसी सिचुएशन में है, प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, फेल हो जाता है, और ज़्यादा मसला बनता है. फिर वो फाइनल अटैम्प्ट करता है जिसमें वो कामयाब होता है या फेल हो जाता है, और फिर उसका जो आउटकम होता है उसे भुगतता है. इस प्रोसेस पर भी आप स्टोरी लिख सकते हैं. ये एक सिंपल फॉर्मेट है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर. अल्लाह हाफिज़.